हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं बायो का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 3 यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, हमने फर्स्ट पार्ट पूरा पहले ही कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। पूरा डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है ये वाला, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन हम पढ़ा चुके हैं और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क पढ़ा चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काइंड्स पढ़ा चुके हैं। जिनको वीडियो नहीं देखा जिन लोगों ने, वो पहले वीडियो वाला देख लें। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं पूरा। इसमें पूरा हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर कर लेंगे। चलिए समझते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस का काम, जैसे कि आपको सभी को पता है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना और मेल हार्मोन रिलीज करना। मेल हार्मोन कौन सा होता है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ाया था, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस का काम है आपका स्पर्म का प्रोडक्शन और मेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन हमारे कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। इज इट क्लियर। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं वो एक थैलेरोमा स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। इन स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। और 2 से 2.5 डिग्री कम इसलिए होता है क्योंकि इतने ही टेम्परेचर पर हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अब 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है हमेशा स्क्रोटम के अंदर। इज इट क्लियर। और क्यों रहता है कम पूछा जाए तो आप कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा एसेसरी डक्ट आती है कुछ, यानी छोटी छोटी नसें होती है। टेस्टिस से सबसे पहले निकलती है रेटी टेस्टिस। उसके बाद स्पर्म कहाँ पर जाते हैं, वास इफ्रेंशिया में जाते हैं, ये दूसरी डक्ट है। उसके बाद स्पर्म आते हैं एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस में स्टोर हो जाते हैं कुछ देर के लिए स्पर्म, यानी इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना टेम्परेरी तौर पर। उसके बाद वास डिफरेंस होती है और उसके बाद स्पर्म जो है वो आउट आ जाते हैं। तो ये सारी मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है इसमें वास डक्ट के बारे में। जितना हम इसमें सामने लिख रहे हैं यही आपके एमयू के एंट्रेंस में आता है, सब कुछ इसी में से मिल जाएगा आपको कंप्लीट। और यही आपके एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उससे हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एक तो है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि काउपर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है आपका सेमिनल वेसाइकिल। इन तीनों के जितने भी केमिकल्स इनमें से रिलीज होते हैं सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा एक लिक्विड टाइप का होता है, मतलब इनमें से क्या होता है, इनमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ सीक्रेशंस रिलीज होते हैं, उन सबको हम मिलाकर क्या बोलते थे, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। सीमन किसे कहेंगे हम, तो हम कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सीमन बोलते हैं। एक्चुअल में स्पर्म जब इतने लंबे रास्ते को, सफ़र को तय करते हैं, तो उनको खाना पीना चाहिए और उनमें रगड़ न लगे, उनमें फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है पूरे रास्ते में, और इनको फ्रिक्शन से भी बचाने का काम करता है, यानी लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ओके। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड पेनिस। ओके, ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बात कर लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है, तो एक पेयर ओवरी होती है। ओवरीज का काम है एग और फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन करना। अंडे कहाँ पर बनते हैं, एग्स कहाँ पर बनते हैं, तो आप कहेंगे ओवरीज के अंदर बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। सवाल आता है 1 नंबर का कि बताइए फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आप कहेंगे ओविडक्ट के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर।
उसके बाद आता है यूटेरस। ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यूटेरस, इसको वॉर्म भी कहते हैं। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है तो आप कहेंगे इम्प्लांटेशन इसी जगह पर होता है, यानी प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है तो आप कहेंगे यहीं पर होती है यूटेरस में। और लास्ट में आता है आपका वेजाइना। अब आते हैं तस्वीर के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ क्या है। ये हमारा ओवरी है। ओवरी से जो भी एग रिलीज होते हैं, इसको ये हमारा पूरा जो पार्ट है ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट, इधर भी ओविडक्ट है और ये भी ओविडक्ट है, दो ओविडक्ट होती है जिसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसमें से जो एग रिलीज होता है उसको ये जो उंगली नुमा उभार है जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, ये एक्चुअल में 12th का आपका जो पार्ट है उसमें ये पूरी डिटेल में है। तो फिम्बरी का काम जो होता है, ओवरी का जो शुरू का पार्ट होता है, उंगली नुमा उभार होते हैं, ये फिम्बरी जो होते हैं एग को कैच कर लेती है और एग हमारा ट्रेवल करता हुआ यहाँ आ जाता है। और जब एग यहाँ पर होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इस्टमस एम्पुलरी जंक्शन, यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा जो हमने बनाया है ये पूरा क्या है, ओविडक्ट है। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। हाई स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बताना है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, और अगर आप 11th में है 12th में है तब आप इसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पर होता है। क्योंकि ओविडक्ट के जो होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और इस्टमस, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, ओविडक्ट के। उसके बाद एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये एग ट्रेवल करता हुआ, डिवाइड होता हुआ 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और ऐसे करता हुआ जब 32 सेल का हो जाता है, कितने सेल वाला, 32 सेल वाला, 32 सेल का जो हो जाता है तब उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज में ये यूटेरस बॉल से चिपक जाता है। यूटेरस बॉल से चिपक जाना क्या लाता है आपका इम्प्लांटेशन, यानी हम कहते हैं प्रेगनेंसी हो गई। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है, यूटेरस में हो रहा है। यूटेरस जो है ये है आपका यूटेरस, और यूटेरस को हम वॉर्म भी कहते हैं। यूटेरस इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, पेयर यानी कि नाशपाती, नाशपाती का उल्टा आप शेप कर लीजिए, नाशपाती को उल्टा कर दीजिए तो इतने इस शेप का होता है आपका यूटेरस। यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ओके, अब देखिए समझते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक्चुअल में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है यूटेरस वॉल के अंदर, धंस जाता है, तो मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर कनेक्शन को प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा जो होता है इसी के ज़रिए फीटस को खाना वगैरह पहुंचता है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर की बॉडी में आ जाता है। यानी कि फूड और वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज होता है मदर और फीटस के बीच में, दैट इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इज द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इज इट क्लियर? अब आते हैं कि ये क्या चीज़ हमने बनाई है। ये एक कॉर्ड, हमने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है प्लेसेंटा से निकलता है और फीटस को कनेक्ट करे हुए होता है। हमारा जो ये नाल होती है, यानी कि उस नाल से जुड़ा हुआ होता है हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी के ज़रिए फीटस को खाना वगैरह पहुंच रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, कुदरत की बात, ये पूरा का पूरा फीटस जो है वो पूरा का पूरा एक थैलेडोम स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है और इसके अंदर भर जाता है एक फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है वो इस फीटस को कुशन की तरह काम करता है, यानी गद्दे का तरह काम करता है, और इस फ्लूइड की वजह से ही ये जो फीटस है वो मूव कर सकता है, घूम सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पूरे 9 मंथ जो है एमनियोटिक फ्लूइड में ये फीटस जो है वो डूबा रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपको हम थोड़ी देर के लिए भी पानी में डुबो दें, आपका सर भी अगर हम थोड़ी देर के लिए पानी में डुबो दें तो क्या होगा, आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फीटस को देखिए पूरे 9 मंथ जो होता है वो पूरे एक लिक्विड में डूबा रहता है। अगर ये लिक्विड ना हो तो ये मर जाएगा। तो है अल्लाह की कुदरत। तो ये चीज़, ये फ्लूइड जो होता है जिसमें ये 9 मंथ पूरा डूबा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में एक वस्कुलर कनेक्शन है जो
क्या काम करता है? तो फूड और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज का काम करता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड का भी काम वही है, फीटस और मदर के बीच में फूड और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह का एक्सचेंज कराना। और फीटस हम किसको कहते हैं? जिसमें ये जो जब हाथ पैर वगैरह जब थोड़े कोई ऑर्गन बॉडी का बन जाता है उस टाइम एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। एम्ब्रियो अलग चीज़ है, एम्ब्रियो कुछ नहीं होता है, एम्ब्रियो तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, भाई मेल और फीमेल गैमेट जोड़कर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट एक सेल वाला होता है, बाद में ये 2 सेल वाला होगा, फिर 4 सेल वाला होगा, और ऐसे ही एक मल्टी सेलुलर बॉल बना लेगा। जब मल्टी सेलुलर बॉल बन जाएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में जब कुछ ऑर्गन्स बन जाएंगे तब इसको हम बोलेंगे फीटस, तब कहलाएगा ये फीटस। और फीटस के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का जो टोटल पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इंसानों में ये कितना होता है? 9 मंथ या 36 वीक्स में। डॉक्टर जो होते हैं आमतौर पर 36 वीक्स के हिसाब से नापते हैं। अच्छा, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कोई भी इंसान जब रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है तब उस कंडीशन को, उस एज को हम क्या बोलते हैं? कि प्यूबर्टी आ गई। तो प्यूबर्टी लड़कियों में थोड़ा पहले आ जाती है और बॉयज़ में थोड़ा देर में आती है। लड़कियों में 10 से 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। जब प्यूबर्टी आती है तो गर्ल्स में जो हार्मोन है, मेल फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बॉयज़ में जब प्यूबर्टी आती है तो बॉयज़ के जो हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ओवरीज और टेस्टिस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ओवरीज में एग का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और हार्मोन जो है वो प्रोडक्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और बॉयज़ में अगर हम बात करें तो बॉयज़ में इस पर बनना शुरू हो जाते हैं और उसके जो मेल हार्मोन है यानी टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है तब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मीना। अच्छा, गर्ल्स में जो एज होती है रिप्रोडक्टिव एज वो रहती है करीब 45 से 50 साल। 45 से 50 ईयर की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना ही क्या कहलाता है? मेनोपॉज। मेनोपॉज आने के बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है फीमेल की वो ख़त्म हो जाती है। 40 से 45 साल यानी कि एज होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ किसकी? फीमेल की। और बॉयज़ में हमने जैसे बताया प्यूबर्टी कब आती है? 13 से 14 साल की उम्र में। क्लियर? अब समझ लेते हैं बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, किस तरीके से बर्थ कंट्रोल की जा सकती है ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके। बर्थ कंट्रोल मेथड में आते हैं सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में है 2 मेथड आपके पास, एक तो है ट्यूबेक्टोमी एंड द सेकंड वन इज वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्यूब्स यानी फीमेल की जो ओविडक्ट होती है यानी फेलोपियन ट्यूब होती है उसका थोड़ा सा पार्ट या तो कट कर दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है ताकि एग जो है वो रिलीज ना हो सके। और जब एग रिलीज होंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। वेसेक्टोमी की अगर बात करें तो वो मेल में की जाती है। इसमें क्या होता है? वास डिफरेंस, अभी हमने पीछे पढ़ाया है कि कहाँ कौन कौन सी जो डक्ट होती हैं, हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं, वो कौन सी होती हैं। तो पार्ट वास डिफरेंस का, ना कि वास इफरेंस, ध्यान रखिएगा। वास डिफरेंस का थोड़ा सा हिस्सा या तो काट दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म रिलीज ना हो। जब स्पर्म रिलीज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन कौन से होते हैं? ओरल यानी कि नाम से पता चल रहा है खाने वाली गोलियां होती है कुछ, तो मालाडी और सहेली पिल्स जो होती हैं ये खा ली जाती है। इससे भी क्या होता है? ओवुलेशन नहीं होता। जब ओवुलेशन नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। आईयूडीज ये कुछ डिवाइसेस होती है जो यूटेरस में लगा दी जाती है। इंट्रा आईयूडीज की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इसमें एग्जाम्पल है आपकी कॉपर टी। कॉपर टी जो होती है वो कॉपर आयंस रिलीज करती है। कॉपर आयंस क्या करते हैं? स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं और अगर स्पर्म की स्पीड कम हो जाती है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। दैट इज
जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आज का आखिरी टॉपिक है आपका इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये वो टेलीफोन वाला एसटीडी नहीं है जो एसटीडी लिखा होता है ना, एसटीडी बूथ, ये वो वाला नहीं है। एसटीडी की फुल फॉर्म है यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीजेज होती है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के नतीजे में फैलती हैं। अब इसमें कौन कौन सी है? सिफिलिस है आपकी। सिफिलिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ट्रोपोनेमा पैलिडम इस बैक्टीरिया का नाम है, हालांकि ये इसका इलाज हो जाता है। दूसरी है आपकी गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया से होती है, ये बैक्टीरिया से होती है, इसका भी इलाज है। लेकिन एड्स जिसकी फुल फॉर्म होती है ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम, इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। महंगी से महंगी दवाइयाँ खाई जाती हैं लेकिन उससे सिर्फ क्या होता है, डेथ थोड़े दिन के लिए टल जाती है। आखिर में आखिरी इलाज तो वही है मौत, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका। होता किससे? HIV से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस बीमारी में एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो होती है इस बीमारी में हमारी बहुत ही कम हो जाती है, हमें छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स। इसके अंदर क्या होता है, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई और भी कोई बीमारी आपके पकड़ ली तो क्या होगा, सारे सिम्टम आपको एक साथ नजर आएंगे। यानी इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी बीमारियां अगर लग गई तो वो आमतौर पर ठीक होने का नाम नहीं लेती, उसी में मरीज जो है वो बेचारा चला जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है हमारा कि इसमें ये वायरस जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, यानी हमारी जो बीमारी से लड़ने की ताकत है उसको ख़त्म कर देता है। अब जब बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी ख़त्म हो ही जाएगी तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी जो वायरस बैक्टीरिया है वो भी हम पे आसानी से हमला कर लेते हैं और मरीज़ जो है इसी तरीके से चला जाता है। वायरस हमारा क्या है इसका, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमने बहुत ही शॉर्ट में ये चैप्टर कराया है। जितना हमने कराया है बस आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम एमयू के एंट्रेंस वगैरह में भी इसी तरीके से आप इन चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। MCQs वगैरह आपके एक इसी में से आता है जो भी हमने आपको पढ़ाया गया है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों मिला के आप जरूर देखिए, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, थोड़ी देर तो आप वक्त देंगे अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम, और हमारी वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।